नमस्कार मित्रों, संस्कृत प्रैक्टिस सेट के इस पहले भाग में संस्कृत आस्था यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसमें देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में बने बेल आइकन यानी घंटे को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया है मनोरथा। पूछा गया है मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि से क्वेश्चन है और आप जान लें कि कोई भी परीक्षा हो, संस्कृत विषय को उसमें शामिल किया गया हो तो संधि से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर मनोरथा का संधि विच्छेद पूछा गया है। देखिए मनोरथा में यहाँ पर हमको ओ मिल रहा है और वो पहचान होती है एक स्वर संधि में गुण संधि की, जिसमें आ और ऊ मिलकर ओ बनते हैं, और एक पहचान होती है विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मनोरथा के ओ को गुण संधि के तहत तोड़ते हैं तो आपका मन और ऊ रथा हो जाएगा, जो कि सटीक नहीं है। और जाते हैं अगर विसर्ग संधि में तो फिर अगर इस ओ को हम विसर्ग बनाते हैं तो माँ और ना के बाद ओ के स्थान पे विसर्ग हो जाएगा मनः, और प्लस आगे जो बचेगा उसको लिखेंगे तो मनः धन रथः हो जाएगा, और यही सही संधि विच्छेद होगा। अर्थात इस प्रकार देखते हैं तो आपका जो ऑप्शन इसमें से देखो हम कोई भी ऑप्शन देखते हैं तो मनः धन रथः नहीं है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि विसर्ग का सा होता है। सजसो रूह में आप आगे चल के एक सूत्र पढ़ेंगे संस्कृत में, जिसके तहत जो है विसर्ग के स्थान पे विसर्ग का सा होता है। तो कहीं पर भी विसर्ग के स्थान पे सा रखा जा सकता है, सा के स्थान पे विसर्ग रखा जा सकता है अगर शब्द के लास्ट में है तो अगर हम ध्यान देते हैं ऑप्शन सी की तरफ तो ऑप्शन सी में मनस धन रथः है, मनस धन रथः है। तो यहाँ पर मनस धन रथा को सा के स्थान पे अगर विसर्ग रखते हैं तो मना धन रथा हो जाएगा। तो चाहे आधा सा आप रखिए वो भी विसर्ग है, चाहे सा के स्थान पे विसर्ग रखिए एक ही बात है, क्योंकि सजसो रूह के तहत विसर्ग का सा हो जाता है, सा का विसर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार कुल मिला के आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा, मनस धन रथा। चलिए तो इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा वाच्य से है और वाच्य भी आपका इम्पोर्टेंट एक बहुत ही आवश्यक चैप्टर है। इसमें पूछा गया है कि किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। तीनों में जो पहला आपका एक होता है वो होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य होता है। दूसरा जो होता है वो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। और तीसरा जो होता है वो भाववाच्य होता है। जी हाँ, भाववाच्य होता है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, और भाववाच्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार चलती है और ना ही कर्म के अनुसार चलती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अर्थात कुल मिला के आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को कि तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्रिया से जो सीधा संबंध रखता है ऐसे शब्द को ना तो संधि कहते हैं, ना तो अव्यय कहते हैं, और ना तो प्रत्यय कहते हैं तो वो कारक होता है। जी हाँ, जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसी को कारक कहते हैं। कर्ता का क्रिया से संबंध होता है इसलिए कर्ता कारक हो गया, कर्म का होता है कर्म कारक हो गया, सबका हो गया। लेकिन संबंध का संबंध क्रिया से नहीं होता है। का, की, के इत्यादि जो विभक्तियां हैं इनका संबंध क्रिया से नहीं होता, इसलिए संस्कृत में संबंध कारक को कारक के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है, संबंध संबोधन को भी नहीं स्वीकार किया गया है। 2 घटते हैं और इस पर संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, और एक और आपका है अधिकरण कारक। ये 6 कारक होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे क्वेश्चन को कि चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अच संधि किसे कहते हैं। जी हाँ, अच संधि किसे कहते हैं। तो आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि अच जो है
ये अच जो है एक प्रकार का प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत स्वर के सभी वर्ण आ जाते हैं, इसलिए संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। अब स्वर को अच कहा जाता है तो इसका मतलब अच संधि यानी स्वर संधि। तो बहुत सीधा सा सवाल है, अच संधि यानी स्वर संधि, अर्थात अच संधि कहते हैं स्वर संधि को, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वर संधि को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप है। यहाँ एक शब्द छूट गया है, आपसे पूछा गया है कौन सा रूप शुद्ध है। आपसे पूछा गया है कौन सा रूप शुद्ध है। तो शुद्ध रूप का चयन करना है, क्या उपरोक्त सही है या फिर उपर्युक्त सही है अथवा अपरोक्त सही है या फिर उपरोक्त सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो आपको लगता है कि हाँ गलत है, ये सी और डी ये तो लगता है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में आपको शुद्ध चुनना है। लिखा दोनों जाता है लेकिन शुद्ध कौन है वो आपको चुनना है। तो इसमें से जो शुद्ध है वो उपर्युक्त है, उपर्युक्त ही शुद्ध शब्द है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है चौर भयम शब्द में कौन सा समास है। जी हाँ, चौर भयम शब्द में समास पूछा गया है। एक ट्रिक, एक आइडिया, एक आवश्यक बात आप यहाँ पर जान लें कि जहाँ पर भी भय हो, संस्कृत के किसी भी सामासिक शब्द में भय हो यानी भयम हो, तो वहाँ पर एक ही समास होता है। अब जहाँ भय होता है, जहाँ डर होता है, वहाँ अलगाव का बोध होता है। जैसे हमको अगर चोर से भय है, हमको अगर सांप से भय है, तो सांप से हम दूर रहेंगे, अलग रहेंगे, अर्थात अलगाव का बोध होता है। और आप जानते हैं कि एक विभक्ति है अपादान, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिसमें अलगाव का बोध होता है से के द्वारा। और विभक्तियों का प्रयोग आपके एक ही समास में हुआ है, वो तत्पुरुष समास है। तो चौभयम शब्द में आपका तत्पुरुष समास होगा। यहाँ एक गलती हुई है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययवत ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जी हाँ, इसका सही ऑप्शन तत्पुरुष समास होगा। तो चौभयम शब्द में तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में फिर एक संधि से संबंधित क्वेश्चन है। ये पूछा गया है तल्लया का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 ला साथ साथ है, एक आधा ला है, एक पूरा ला है ये। और कहीं पर भी आपको 2 ला यानी द्वित्व ला का द्वित्व आपको मिले, आधा ला और पूरा ला दोनों एक साथ मिल जाए, वहाँ पर आपका व्यंजन संधि होता है। और व्यंजन संधि में ये आधा ला जो बनता है वो ता के स्थान पे बनता है, यानी आधा ता के स्थान पे आधा ला बनता है। तो संधि विच्छेद करना हो तो आधा ला के स्थान पे आधा ता आप बना दीजिए, हो जाएगा। तो आधा ला के स्थान पे आधा ता बनाइए। तो ता के बाद आधा ला है तो ता के बाद आधा ता बना दीजिए। तात हलंत लगाने से अच्छा आधा रहता है, प्लस आगे जो है उसको लिख दीजिए ला या और विसर्ग, तो हो जाएगा तत् धन लया। तो इस प्रकार देखते हैं तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, तत् धन लया। संधि कौन सी है, तो संधि व्यंजन संधि है। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। ये रहा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो अनुनासिक नाम में ही नासिक जुड़ा हुआ है, नासिका यानी नाक। तो यहाँ हम देखेंगे कंठ से, जो कि बिल्कुल भी गलत है, नहीं होता है। आगे देखेंगे तालु से, ये भी गलत है। अंत में है दंत से, ये भी गलत है। एक ऑप्शन आपका बच रहा है मुख नासिका से। जी हाँ, नासिक के वर्णों का उच्चारण स्थान केवल नासिका होती है, लेकिन अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों होता है। इस प्रकार आपका जो सही होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुख नासिका। इस बात को ध्यान रखेंगे, नासिक के वर्णों का उच्चारण स्थान केवल नासिका होती है, लेकिन अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान मुख नासिका दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। तो 9वें क्वेश्चन में एक जो है सूक्ति आपसे पूछी गई है, और सूक्ति जरूर एक पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, और बहुत ही फेमस सूक्ति है ये। क्या है ये सूक्ति? है अहिंसा परमो धर्मः। आपकी सूक्ति है अहिंसा परमो धर्मः। पूछा गया यह वाक्य लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? वेद से लिया गया, रामायण से लिया गया है, गीता से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये जो उक्ति है, ये सूक्ति है, ये जो है महाभारत से लिया गया है। इसे आप याद रखेंगे, ये सूक्ति महाभारत से लिया गया, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने इस श्रृंखला के 10वें क्वेश्चन को। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसको अपने मित्रों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 10वें क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध आपको वाक्य छांटना है। ऑप्शन ये है नेत्रेण काड़ा, नेत्राय काड़ा, नेत्रात काड़ा, नेत्रस्य काड़ा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है काड़ा। काड़ा माने क्या होता है? जिसके नेत्र में कोई विकार हो,
नेत्र से काना हो, उसी के लिए कहा गया है। और काना होना एक प्रकार का शारीरिक विकार है, आँख का दोष है। और जहाँ पर शारीरिक विकार को दर्शाना होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया होती है। इसके लिए एक सूत्र है, वो है एनांग विकारा। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, कारक में पढ़ाया जाएगा। एनांग विकारा, ये इसका सूत्र है। मतलब जहाँ किसी एक के अंगी के अंग में विकार हो, उसको बताना हो तो वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। चूँकि तृतीया विभक्ति का ये सूत्र है, वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति काणा के साथ होना चाहिए। अब आपको देखना है नेत्रेण, नेत्राय, नेत्रात्, नेत्र से कौन किसमें तृतीया है। तो नेत्र का रूप वैसे ही चलता है जैसे बालक का रूप चलता है, बालकः, बालकम, बालकेन तृतीया होता है। वैसे नेत्र का नेत्रः, नेत्रम, नेत्रेण नहीं होता, नेत्रेण होता है। णत्व विधान के अंतर्गत नाकारा बन जाता है, तो नेत्रेण सही होगा। अर्थात आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, नेत्रेण काणा। तो ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। तो 11वां क्वेश्चन आपका है, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है। इसको हम बता चुके हैं। संस्कृत में, हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत में संबोधन और संबंध कारक को नहीं लिया जाता है, तो 8 में से 2 कम होता है। तो कुल मिला के संस्कृत में आपका जो कारकों की संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन है, विप्राय गाम ददाति। ये क्वेश्चन आ चुका है रिपीटेड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विप्राय गाम ददाति, यहाँ विप्राय में है तो ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो के लिए है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, अर्थात संप्रदान होना चाहिए। वैसे भी आप याद करेंगे विप्र का रूप या बालक का रूप, तो बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय चतुर्थी होगा। वैसे विप्रा, विप्रम, विप्रेन, विप्राय होगा, विप्रेण, विप्राय होगा चतुर्थी। तो ये चतुर्थी होगा, चतुर्थी संप्रदान को कहते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। सी में है आपका संप्रदान संज्ञा। तो 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। तो 13वां क्वेश्चन है, किसके योग में चतुर्थी नहीं होती है। यानी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके योग में चतुर्थी होती है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसके योग में चतुर्थी नहीं होता है। तो चतुर्थी का एक सूत्र है, चतुर्थी का एक सूत्र है, आप कारक पढ़ेंगे उसमें सभी सूत्र आपको मिलेंगे। चतुर्थी का एक सूत्र है, नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः स्वास्ति स्वाहा, नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। यानी नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम, इन सबके योग में चतुर्थी होती है। अच्छा, एक शब्द आपका बिना है, बिना के योग में चतुर्थी नहीं होती है। पृथक बिनाना ना भीयस तृतीया, तो बिना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात एक ऑप्शन आपका जो डी है यही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बिना के योग में चतुर्थी नहीं होती है, शेष तीनों के योग में चतुर्थी होती है। तो कारक के सभी सूत्रों को आप जरूर याद करेंगे, आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वें क्वेश्चन को। 14वां क्वेश्चन बहुत ही आसान, इसमें दिया गया है, संस्कृत शब्द में प्रयुक्त धातु है। तो इसमें संस्कृत शब्द में जो धातु है वो है आपका क्री धातु। क्री धातु का प्रयोग हुआ है संस्कृत शब्द में। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूरी होता है। तो संस्कृत शब्द में सबसे पहले सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, फिर क्री धातु है और लास्ट में कत प्रत्यय है। जी हाँ, कत प्रत्यय है। साथ ही बता दें, कत और कतवत प्रत्यय को निष्ठा प्रत्यय कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निष्ठा प्रत्यय है, तो कत और कतवत प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय होते हैं। और बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। संस्कृत में क्री धातु होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। बहुत पूछा जाता है चक्रपाणी शब्द को। तो चक्रपाणी शब्द में आपका ये तीसरा अर्थ दे रहा है। चक्र मीन्स चक्र होता है, पाणी माने हाथ होता है। तो जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात आप जानते हैं किनके हाथ में चक्र है, तो श्री कृष्ण ने। तो तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए इसमें आपका एक ही समास होगा, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, किसी ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है नहीं, तो इसमें से फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ये सही होगा। तो इस प्रकार आज के इस श्रृंखला में हम लोगों ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरह आपको
प्रश्नोत्तरी श्रृंखला संस्कृत विषय की मिलती रहेगी। और परीक्षा तक, यूपी टेट की परीक्षा तक अथवा सुपर टेट की परीक्षा तक आपके पास इतने प्रश्न हम दे देंगे, इतने प्रश्नों का अध्ययन आप कर लेंगे कि आपको काफ़ी सहायता मिलेगी परीक्षा में। और ये जो प्रश्न आपको श्रृंखला में मिल रहे हैं सब चुने हुए प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और हो सके तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं बालमुकुंद आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।